आज की कहानी डेडिकेटेड है हमारे एक लिसनर शाउन साहा को। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस कहानी की। इस कहानी में आज हम आपको इज़राइल के काउंटर इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसकी 3 सच्ची कहानियां सुनाएंगे। मोसाद एक ऐसा नाम है, जब हम सुनते हैं दोस्तों, इसे दुनिया में हम बहुत ताकतवर और बहुत ही खतरनाक स्पाई एजेंसी के रूप में देखते हैं। मूवीज़ में दिखाते हैं, बात करते हैं, और उनकी रेपुटेशन है भी बहुत स्मार्ट, बहुत ही तेज़ एजेंसियों में गिनी जाती है। अब दुश्मन देश के घर में घुसकर एक सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, किसी छुपे हुए इंसान को ढूंढ निकालना हो, या दुनिया के किसी भी कोने से इम्पोर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, ऐसे में मोसाद की महारत है। इज़राइल की खुफिया एजेंसीज को लंबे समय से बहुत ही सॉलिड सक्सेसफुल माना जाता रहा है, लेकिन कोई भी स्पाई या सेफ्टी या सिक्योरिटी एजेंसी या सिस्टम पूरी तरह से धोखे से सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि बाहर से आने वाले दुश्मन को पहचानना आसान हो सकता है। असली खतरा तब पैदा होता है जब गद्दार आपके बीच में बैठा हो। वो आपका कॉलीग हो सकता है, आपका एडवाइज़र हो सकता है, आपके रिसर्चर, साइंटिस्ट, कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके अपने मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर इंफॉर्मेशन के बहुत इजी एक्सेस होता है, और सबसे खतरनाक बात, हम उस पर पहले से ही भरोसा करते हैं। इज़राइल की जो इनकी सुरक्षा एजेंसी है, शिन बेट, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस और मोसाद ने साथ मिलकर इस सच्चाई को बहुत कठिन तरीके से सीखा। बहुत डिफिकल्ट था ये लर्निंग उनके लिए। पिछले कई दशकों में इज़राइल के भीतर से ही ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने अपने ही देश के सबसे गोपनीय, सबसे सीक्रेट जानकारियां उनके दुश्मनों तक पहुंचाई। तो आज हम आपको जो सुनाएंगे, ये 3 ऐसे ही ट्रू स्टोरीज हैं, सच्चे मामले हैं। तीनों अलग अलग समय से हैं, तीनों बहुत बेहद भरोसेमंद लोग, और 3 ऐसे धोखे जिन्हें पकड़ने में इज़राइल को कई साल लग गए। ये पहली वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिनको उन्होंने पकड़ा इजरायली इंटेलिजेंस ने, वो उसकी कभी असली पहचान पता ही नहीं लगा पाए। बात है 1961। इसमें इज़राइल बेयर को इज़राइल देश का सबसे सम्मानित मिलिट्री एक्सपर्ट की तरह देखा जाता था। उन्हीं एक्सपर्ट्स में उन्हें गिना जाता था। वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, टेल अवीव यूनिवर्सिटी में मिलिट्री हिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। यहाँ तक कि वो जो प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के, डेविड बेन गुरियन, उनके पर्सनल मिलिट्री एडवाइज़र भी रह चुके थे। तो इज़राइल की सरकार ने उन्हें इज़राइल के जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस का युद्ध था, उनकी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखने की जिम्मेदारी भी दी थी। अब क्योंकि वो मिलिट्री से थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रखते थे, कैपेबिलिटी रखते थे, तो बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनके काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स थे। अब अपने काम से वो अक्सर वेस्ट जर्मनी जाते थे, नेटो के जो सैन्य ठिकाने हैं उनके दौरे भी करते थे, घूम फिर के देख के आते थे, और जब भी जहाँ भी जाते थे उनका बहुत सम्मान किया जाता था कि भाई बहुत तेज़ दिमाग वाले मिलिट्री इंटेलिजेंस के बंदे हैं ये। लेकिन 31 मार्च 1961 की रात को सब कुछ बदल गया। रात के 2 बजे थे, उनके घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। बाहर एक पुलिस ऑफिसर और शिन बेट के बहुत सारे एजेंट्स खड़े थे, और उनके पास एक वारंट था। उन्होंने उनके घर की तलाशी ली, और उस तलाशी में लगभग 30 किलो वजन के पेपर्स बरामद हुए। अब जब उनके सामने सबूत रखे गए तो उन्होंने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले ही वो अपने सोवियत हैंडलर से मिले थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये काम जो ये कर रहे थे, इज़राइल की इंटेलिजेंस को दूसरे देशों तक पहुंचाना, स्पेशली सोवियत संघ को, ये कम से कम 1957 से चल रहा था। उसी साल उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सोवियत एम्बेसडर थे, उनसे मुलाकात करके उन्हें एक ब्रीफ केस भी सौंपा था। अब इस ब्रीफ केस में क्या जानकारी थी ये तो सीक्रेट है। उसके बाद उन्होंने इज़राइल और जो भी विदेशों में जहाँ जहाँ सोवियत संघ के एम्बेसीज थी, वहाँ वो लगातार जाते रहे थे। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने सोवियत संघ को इज़रायली जो मिलिट्री थी उसकी जो
सीक्रेट युद्ध के प्रोग्राम्स थे, जो उनके प्लान्स थे, पॉलिटिकल पेपर्स और जहाँ जहाँ उनके सैन्य ठिकाने थे उसकी लिस्ट, एंड इवन इजराइल के जो हथियार सप्लायर्स थे, जो आर्म्स एंड एमिनिशन सप्लायर्स थे, उन तक की जानकारी सोवियत संघ के हाथ सौंपती थी। लेकिन ये जो केस था, इसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं थी कि वो जासूसी कर रहे थे अपने देश के अगेंस्ट। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि इजराइल बियर वास्तव में थे कौन। अब वो तो दावा कर रहे थे कि उनका जन्म 1912 में वियना में हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पेन के जो गृह युद्ध था उसमें इंटरनेशनल ब्रिगेड्स की तरफ से उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन किसी रिकॉर्ड में उनका नाम कभी मिला ही नहीं। 1938 में वो पैलेस्टाइन पहुंचे थे, तो उससे पहले कहाँ थे? कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। उनकी असली पहचान क्या थी, नहीं पता। सोवियत खुफिया एजेंसी ने उन्हें कब और कैसे रिक्रूट किया, कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने कभी भी साफ तौर पर ये स्वीकार नहीं किया कि वो केजीबी के लिए काम करते थे। उन्होंने केजीबी का नाम कभी नहीं लिया। उनका कहना था कि उन्हें इस काम में खींच लिया गया था ज़बरदस्ती। खैर, उनका जो ऊपर जो मुकदमा चला इजराइल में, वो अधिकतर बंद दरवाज़ों के बीच में चला। कभी भी ये ऑफिशियल जानकारी नहीं बनी कि उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्होंने ये किया है। उनके द्वारा उन्होंने जो भी जानकारियाँ दी थी इजराइल गवर्नमेंट को, वो भी कभी ऑफिशियल नहीं की गई। 1962 में उन्हें 15 साल की सज़ा दी गई और 1966 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई। अब शिन बेट ने जासूस तो पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में किसको पकड़ा था, ये रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया। दूसरी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। ये है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने पॉलीग्राफ को भी धोखा दे दिया। तो अगर इजराइल बियर का मामला एक झूठी पहचान की कहानी था, तो मार्कस क्लिंगबर्ग का मामला लंबे समय तक चले विश्वासघात की कहानी है। क्लिंगबर्ग का जन्म 1918 में वॉर्सो में हुआ था। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी और सोवियत संघ के हमले के बाद वो पूर्व की ओर भाग गया था, ईस्ट, और सोवियत की जो रेड आर्मी थी उसमें शामिल हो गया। अब 1941 में घायल होने के बाद उन्होंने महामारी विज्ञान की पढ़ाई की। महामारी एज एन एपिडेमिक, जैसे कहना नहीं चाहती बट जैसे कोविड था एपिडेमिक, उस तरह के रिसर्च साइंस की पढ़ाई की। युद्ध के बाद उन्होंने अपनी पत्नी अजया के साथ पहले वो स्वीडन गए और फिर 1948 में वहाँ से इजराइल पहुँच गए। इजराइल पहुँचते ही उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया। तो वो मेडिकल कोर में काम करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल बने और उसके बाद वो टेल अवीव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। 1957 में उन्हें इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च का डेप्यूटी साइंटिफिक डायरेक्टर बनाया गया। अब ये जो इंस्टीट्यूट था, ये इजराइल के सबसे सीक्रेट संस्थानों में से एक था, एजेंसीज में से एक था। यहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से जुड़ा रिसर्च किया जाता था। तो क्लिंगबर्ग के पास सिर्फ इस एजेंसी की ही नहीं, बल्कि इजराइल के बाकी जो सीक्रेट ठिकाने थे उनसे जुड़ी जानकारियाँ भी थी। और उसी साल 1957 में ही उन्होंने सोवियत संघ को वो जानकारी देना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात, उन्होंने लगभग 30 साल तक ऐसा किया। शिन बेट को उस पर कम से कम 1963 से संदेह हो गया था। तो उसका पीछा किया गया, उससे पूछताछ हुई, उसे पॉलीग्राफ टेस्ट पर बिठाया गया और वो अपनी पहली ही कोशिश में पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर गया। पॉलीग्राफ को भी धोखा दे दिया। शिन बेट को शक तो था ही, लेकिन सबूत नहीं थे उनके पास। इसी दौरान सोवियत संघ ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपना एक बहुत बड़ा सम्मान, ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर ऑफ लेबर भी दिया। अब 20 साल तक उसके खिलाफ मामला बनाने की हर कोशिश, इजरायली इंटेलिजेंस, मिलिट्री और स्पाई एजेंसीज की हर कोशिश बेकार हो गई। आखिरकार एजेंसीज को सफलता मिली। तो हुआ ये कि 1982 में सोवियत संघ से इजराइल आया एक व्यक्ति था, जू था वो, उसने सुरक्षा एजेंसीज को बताया कि केजीबी ने उसे पहले ही भर्ती कर रखा था। शिन बेट ने उस इंसान को डबल एजेंट बना लिया। अब उसने दोबारा अपने पुराने सोवियत जो हैंडलर्स थे उनको कांटेक्ट किया और इसी माध्यम से शिन बेट को क्लिंगबर्ग के खिलाफ वो सबूत मिले जो 20 साल से उन पर नज़र रखने के बावजूद उन्हें नहीं मिल पाए थे। खैर, लकी निकल आए वो।
अब शुरू हुआ उन्हें पकड़ने का सिलसिला। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनवरी 1983 में ऑफिसर्स ने क्लिंगबर्ग से कहा कि कहीं तो फॉरेन कंट्री में एक केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया है और उन्हें किसी स्पेशलिस्ट की राय चाहिए। तो फटाफट क्लिंगबर्ग ने अपना सूटकेस पैक किया और घर से निकल गए। लेकिन वो गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट नहीं लेके गई, एक सीक्रेट हाउस में ले गई। अपार्टमेंट सा था, वहाँ उनके सामने सारे सबूत रखे गए। अब इस बार क्लिंगबर्ग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने स्वीकार किया कि वो 1957 से सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहा था। उसे 20 साल की सज़ा दी गई। पहले 10 साल उसने एक झूठे नाम से अकेली कोठरी में बिताया, उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। कई सालों तक उसकी गिरफ्तारी की खबर भी इजराइल में छुपा कर रखी गई। और अब ये मामला पहली बार 1987 में ब्रिटिश मीडिया के सामने आया। और तो और इजरायली मीडिया को भी इसके बारे में लिखने की अनुमति 1993 में मिली, उसकी गिरफ्तारी के पूरे 10 साल के बाद। इजरायली न्यूज़पेपर्स ने उसे देश के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पकड़े गए जासूसों में से एक बताया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसे पकड़ने के लिए बनाई गई सीधी जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन था, सर्वेलेंस था, वो उसे नहीं पकड़ पाए। उसे एक दूसरे मामले से मिले, अचानक से मिले हुए जो एविडेंस था उसने पकड़ा, और एक ऐसी सुरक्षा एजेंसी ने जिसने उस सुराग को अंत तक छोड़ा नहीं। अपने शक पर वो काम करते रहे इतने साल निरंतर। फाइनली रिजल्ट्स मिल गए। और इसके साथ हम चलते हैं तीसरी और आखिरी कहानी आज की, एक ऐसे मंत्री की, एक्स मिनिस्टर, जो बाद में ईरान के लिए काम करने लगा। तो इस स्टोरी से हमें ये भी समझ में आता है कि आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म भले ही हो जाए आप, लेकिन जो आपका पुराना, जो जिस स्टेचर पे आप होते हो, जो पोजीशन आपकी होती है, उसका भरोसा जो लोग बना लेते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। और ऐसा ही एक इंसान थे गोनन सेगेव। ये कोई साधारण सरकारी ऑफिसर नहीं थे। 1990 के दशक में प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की सरकार में वो इजराइल के एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्टर थे। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। वहाँ डॉक्टर और इजरायली संसद के सदस्य भी रह चुके थे। अब ऑफिशियल लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जब वो एक्स मिनिस्टर हुए, मतलब रिटायर हो गए, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में पतन शुरू हुआ। पहला किस्सा था जब वो सन 2000 के आसपास नेदरलैंड से लगभग 30,000 एक्सटेसी, एक ड्रग है, बैंड ड्रग है, इसकी टैबलेट्स लाने की जो कोशिश की इन्होंने इजराइल के अंदर, तब ये करते हुए पकड़े गए। अब इन्होंने इन गोलियों को चॉकलेट की तरह छुपाया था, चॉकलेट्स के अंदर, या कुछ तो तरीका था। और उन्होंने इस काम के लिए पुराना इनका कोई ऑफिशियल पासपोर्ट था, जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे, उसका इस्तेमाल किया, जिससे कोई उन्हें रोके टोके नहीं। अब इस वजह से उन्हें जेल हो गई, उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अब 2007 में रिहा होने के बाद वो नाइजीरिया चले गए और वहाँ उन्होंने एक क्लिनिक शुरू किया, मेडिकल क्लिनिक। अब उनके जो मरीज़ थे उसमें जो फॉरेन एम्बेसडर्स थे वो भी शामिल थे, और यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इजरायली ऑफिशियल्स के जो इन्वेस्टिगेशन था उसके अनुसार लगभग 2012 में उनका कांटेक्ट ईरानी एम्बेसी के ऑफिसर से हुआ। अगले लगभग 6 सालों में उन्होंने कई बार ईरान की खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। कम से कम 2 बार गैर इजरायली पासपोर्ट पे, नॉन इजरायली पासपोर्ट पे वो ईरान भी ट्रैवल किया उन्होंने। अब उनका जो तरीका था ना, वो काफ़ी स्मार्ट था, बहुत चालाक था। वो अपने पुराने इजरायली जो कॉन्टैक्ट्स थे उनसे बात करते थे, ऐसे लोग जिनका सेफ्टी, सिक्योरिटी या जो पॉलिटिकल क्षेत्रों से संबंध रखते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। अब उन्हें बात करके वो क्या करते थे, वो उन्हें कहते थे कि नाइजीरिया में आपको मैं व्यापार के अवसर दूंगा, ट्रेड्स के, और आपको बिजनेस आप खोल सकते हो वहाँ पे। और ऐसे बिजनेस का लालच दे के फंसाने के बाद लोगों को वो अपने इरानियन कॉन्टैक्ट से मिलवाता था। लेकिन ये इजरायलियों को वो कभी नहीं बताता था कि ये ऑफिशियल्स हैं एम्बेसी के या फिर स्पाइज हैं। सिर्फ कहता था ये सारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं वहाँ के। लेकिन उसकी ये जो योजना थी ना, ये जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था वो, ये पूरी तरह से सफल तो हुई नहीं, क्योंकि उससे मिलने वाले कुछ जो इजरायलीज थे उनको इसका जो बिहेवियर था ना वो काफ़ी संदिग्ध लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और इन्होंने जो इजरायलीज थे, इन्होंने सुरक्षा एजेंसी शिन बेट और मोसाद, इन सबको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि ये कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। और ये छोटा सा जो शक था जो शिन बेट को दिया गया
ये पूरे मामले को खोल के रख देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई। मई 2018 में सेगेव ने इक्वेटोरियल गिनी में प्रवेश करने की कोशिश की। एक छोटा सा जगह है ये इक्वेटोरियल गिनी। अब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसके कारण उन्हें रोक दिया गया। वो जो उन्होंने ड्रग्स लाने की कोशिश की थी, उन्हें इजराइल भेजा गया और वहाँ पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बहुत सीरियस जासूसी, दुश्मन देश को हेल्प करना और दुश्मन देश को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने के आरोप लगे। सेगेव ने दावा किया कि वो ईरानियों को धोखा दे रहा था, यानी कि वो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो डबल एजेंट हूँ, मैं तो उनको धोखा दे रहा हूँ। उसका कहना था कि वो एक हीरो बनकर इजराइल लौटना चाहता था और इसलिए उसने कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन बाद में उसके साथ एक डील की गई जिसके तहत उसने स्वीकार किया कि उसने 5 साल तक ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया था और वो बहुत सीक्रेट रूप से अपने ईरानियन ऑफिसर्स के कांटेक्ट में रहा। उसने कई तरह की इन्फॉर्मेशन ईरानियंस को पास की थी। सरकारी वकीलों के अनुसार इनमें से कुछ जानकारी सबसे ऊंचे स्तर की गोपनीय जानकारी थी, बहुत सीक्रेट जानकारी थी। अब उन्हें 11 साल की जेल की सजा हुई। 3 कहानियां, 3 अलग अलग समय। 1961 में एक मिलिट्री हिस्टोरियन, 1983 में एक केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का रिसर्चर साइंटिस्ट, 2018 में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री। तीनों पर देश ने भरोसा किया था। तीनों के पास इम्पॉर्टेंट लोगों की और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जानकारी तक पहुंच थी और तीनों बहुत सालों तक पकड़े नहीं गए। फिर इजराइल बेयर को रात में 2 बजे पकड़ा गया, लेकिन उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई। मार्कस क्लिंगबर्ग ने पॉलीग्राफ पास कर लिया और 2 दशकों तक शिन बेट के संदेह से बचता रहा। गोनन सेगेव ने अपने पुराने राजनीतिक पद का इस्तेमाल किया और सालों तक ईरानी खुफिया एजेंसी से कांटेक्ट बनाए रखा। इन मामलों पर किसी एक कोई बहुत शानदार जासूसी ऑपरेशन नहीं चलाया गया था। इन्हें सुलझाया गया सिर्फ लगातार निरंतर हुए शक ने, एक अचानक मिले एविडेंस ने और कुछ सिंपल लोगों के अलर्ट रहने की वजह से और उन सुरक्षा अधिकारियों की वजह से जिन्होंने पुराने और कोल्ड केसेस के मामलों को बंद मानने से इनकार कर दिया। मोसाद और इजराइल की सब खुफिया एजेंसीज दुश्मनों को खोजने में कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर सीमा के बाहर नहीं होती। वो उनके अपने ऑफिसेज में, अपनी एजेंसीज में, अपने ही सत्ता के जो गलियारे हैं उनके अंदर चलती है। क्योंकि बाहर के दुश्मन से बचने के लिए आपको सुरक्षा चाहिए, लेकिन अंदर के गद्दार से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सतर्कता। हमें बताइएगा आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।